अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुहब। एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। दिस इज पार्ट 3। इससे पहले अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखा है जरूर जाके देख लेना, बिकॉज उसमें हमने जो पहले के पार्ट्स है जैसे मुगल एम्पायर के बारे में, क्रॉनिकल्स के बारे में, साथ में बादशाहनामा, शाहजहांनामा, एक टर्म था सुलह-ई-कुल, वो क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था हम इस वीडियो को थोड़ा पार्ट्स में करेंगे, बिकॉज इसमें हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो ताकि आपको रिवीजन में इजी हो, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में, हम इसको पार्ट्स में करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे अबाउट द मुगल कोर्ट, अबाउट द कैपिटल्स, टाइटल्स एंड ये सब इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर की नोट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, सो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको ब्लॉग में मेरे अपलोडेड मिल जाएगा। साथ में अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसको जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड लिंक इज अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है कैपिटल सिटी का हमारा, ठीक है। हम फर्स्ट पढ़ेंगे कैपिटल सिटी के बारे में। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था अबाउट मुगल एम्पायर, कितने जो है उनके बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उनके क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ा था, क्रॉनिकल्स क्या होता है ये सब हमने देखा था, ठीक है। अब देखो ये एम्पायर का ना, ये जो एम्पायर था मुगल एम्पायर, इसका हार्ट कहाँ बसा है पता है? इसका जो हार्ट है ना वो है उसकी कैपिटल सिटी। तो इनकी कैपिटल सिटी एक तो थी नहीं कि यहाँ पे बस गए तो यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है, सब कुछ यहीं पे करना है, ऐसा नहीं था। हर एक रूलर के साथ साथ कैपिटल भी चेंज होता गया, ठीक है। बाबर के टाइम में कैपिटल था, अकबर ने कैपिटल चेंज किया, उसके बाद शाहजहां ने कैपिटल चेंज किया। सबकी एक एक अलग आइडेंटिटी है, सबने मॉन्यूमेंट्स बनाए। एंड मॉन्यूमेंट्स क्यों बनाए उनकी कैपिटल सिटीज में? ताकि एक वो निशानी है उनके पावर की, उनके सिंबल की, ठीक है। जैसे अगर आप आगरा जाते हो तो आप किस लिए जाते हो? ताजमहल को देखने जाते हो, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। एंड वहाँ पे उसकी कैपिटल सिटीज भी थी उनकी। तो हर एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, आगरा फोर्ट दिखेगा, कहीं पे फतेहपुर सीकरी दिखेगी। तो इनकी जो कैपिटल सिटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये उनके लिए, ये मुगल एम्पायर के लिए एक हार्ट था, ठीक है। ये अपने कैपिटल चेंज करते थे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी यहीं पे बस गए, कहीं भी वहीं पे बस गए, ठीक है। तो इनके कैपिटल्स कहाँ कहाँ पे चेंज हुए, किसने कहाँ पे चेंज किया, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बेसिकली देखना है। तो अगर हम शुरू करें बाबर से, तो बाबर जब आए थे 1526 में, लोधी डायनेस्टी को हराया था, इब्राहिम लोधी को हराया था। ये हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में इसको देखा था। तो उस टाइम में उन्होंने अपना जो शासन है आगरा में बसाया था, ओके। ये 4 साल तक रूल करे, उसके बाद इनका आगरा ही था, बट बीच बीच में चेंजेस होते रहते थे, ओके। कि कंस्टेंट रूल एक ही जगह पे वो नहीं करते थे। तो बाबर का जो था चेंज होता रहता था, 4 साल के उनके रूल के टाइम में ये चेंजेस होते रहते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम में फर्स्ट तो इनका जो आगरा फोर्ट था, ठीक है। आगरा फोर्ट आगरा में है। 1560 में इन्होंने आगरा फोर्ट वगैरह बहुत सुंदर से बनवाया था, ठीक है, वहाँ पे रहते थे। उसके बाद इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ चेंज किया? 1570 में फतेहपुर सीकरी में चेंज किया। फतेहपुर सीकरी क्यों उसको रखा गया? बिकॉज ये एक ऐसी जगह थी ना, मतलब अगर आप अजमेर जाते हो, ठीक है, वो बीच में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। एंड अजमेर क्यों जाना था? बिकॉज मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था, आपको पता है अकबर जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है, उनको मतलब सूफीज़म इनमें बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है, उनको बहुत मानते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी जगह पे उन्होंने कैपिटल बनाया जहाँ पे अगर वो दरगाह जाए, ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जाए तो उनको वो उनकी कैपिटल सिटी बीच में पड़े, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन पर्पस, इसलिए फतेहपुर सीकरी बनवाई गई थी। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़े बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, एज द नेम सजेस्ट, बुलंद दरवाज़ा, ओके। एंड ये दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था ताकि ये एक निशानी थी एक्चुअली, कि उनकी गुजरात में उन्होंने जो विक्ट्री जीती थी, जो विक्ट्री पाई थी उन्होंने वॉर में, तो उसको शो करने के लिए उन्होंने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। एंड दैट इज़ द निशानी। अगर आप जाओगे कभी फतेहपुर सीकरी तो देखना एक बुलंद दरवाज़ा है जिसके थ्रू आप एंटर करते हो। तो ये जो फतेहपुर सीकरी था इसलिए बनवाया गया था ताकि जो पिलग्रिमेज सेंटर था उनका, मुइनुद्दीन चिश्ती का, उसके रास्ते में जाते हुए, अजमेर के रास्ते में जाते हुए वो जो है फतेहपुर सीकरी जो है उनकी कैपिटल सिटी
पढ़ रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद 1585 में जो है लाहौर में शिफ्ट हो गए थे वो, ताकि उनके पास जो है नॉर्थ वेस्ट का कंट्रोल वगैरह आ सके, इसलिए लाहौर में शिफ्ट हो गए थे। तो फर्स्ट कैपिटल था आगरा, जहाँ पे उन्होंने आगरा फोर्ट बनाया, रेड सैंडस्टोन से बहुत बढ़िया से आगरा फोर्ट बनाया। उसके बाद ये फतेहपुर सीकरी में जो है इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की एंड उसके बाद जो है लाहौर में शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां बहुत ज्यादा बिल्डिंग एक्टिविटीज में दिलचस्पी रखते थे। आपने देखा ही होगा कितना कुछ बनवाया है उन्होंने अपने टाइम पे। तो सबसे एक बहुत सुंदर जो उनकी हम कह सकते हैं साइन है वो है ताजमहल, जो आप सबको दिखता है। तो इन सब बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या चाहिए, मेनली पैसे चाहिए, ठीक है। अब इनके पास पैसा कहाँ से आता था, पैसा इनकी जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज इन्होंने अपने टाइम पे बनाई थी ना, तो उससे उनकी रेवेन्यू वगैरह, वेल्थ वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एंड इन वेल्थ की उपयोग उन्होंने बहुत अच्छे से किसमें किया, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में किया। एंड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एक हम कह सकते हैं एक ऐसा साइन है ना उनके वेल्थ का, उनके प्रेस्टीज का, उनके पावर का, जो हमें दिखता है, ठीक है। तो एक ऐसी निशानी है उनकी जिससे उनकी वेल्थ, उनकी पावर, उनकी प्रेस्टीज, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो शाहजहां इज ऑल अबाउट, मतलब उनको बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। एंड बाद में इन्होंने क्या किया था, 1648 में आगरा से इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर लिया था, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद अभी यहाँ पे ओल्ड दिल्ली है, ठीक है। शाहजहानाबाद क्या है, ओल्ड दिल्ली। अगर आप देखोगे जामा मस्जिद वगैरह, चांदनी चौक वगैरह, तो सारे यहीं पे है, ठीक है, ओल्ड दिल्ली, ठीक है। अगर आप सदर बाजार के वहाँ पे जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, उनको पता होगा जो ओल्ड दिल्ली है, आप देखोगे बहुत ही एक अनप्लान्ड सिटी है, ठीक है। एंड न्यू दिल्ली जो है वो प्लान्ड सिटी है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो आपको पता होगा जो सदर बाजार वाला इलाका है, रेड फोर्ट है, उसके बाद जामा मस्जिद है, एंड आसपास जो चांदनी चौक वगैरह है, वो पहले था शाहजहानाबाद, जो शाहजहां का कैपिटल था। 1648 में उन्होंने आगरा से शाहजहानाबाद में चेंज किया था। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटल्स। हमने किसके बारे में बात किया, बाबर, अकबर, शाहजहां के बारे में, ओके। उसके बाद हम देखते हैं दी मुगल कोर्ट के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है मुगल कोर्ट के बारे में, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। अब देखो, अगर आपने कोई भी सीरियल या फिर मूवी देखा है, ये सब राजा वाजा के बारे में, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें आपने कोई एम्पायर देखा है, राजा का शासन देखा है, ये सब देखा है। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो सोनी सब में एक सीरियल आता है तेनाली रामा, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वहाँ से जैसे महाराणा प्रताप वगैरह हो गया, तो अगर आप वो देखें तो आपको एक आइडिया होगा मुगल कोर्ट या फिर एक कोर्ट कैसे होते हैं, किंगडम में कैसा उनके वो चलता है, ठीक है, क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट तख्त के बारे में बात करते हैं। तो वो जो मुगल कोर्ट होता था उसका जो तख्त होता है, ठीक है, सिंहासन जहाँ पे राजा जो है बैठते हैं, वो क्या माना जाता था, इट इज द सेंटर पीस। इसको एक्सिस मुंडी भी बोला जाता है। एक्सिस मुंडी मीन्स मान लो ये अर्थ है, ठीक है, एंड एक्सिस मुंडी मीन्स ये इसका एक्सिस है। एक्सिस क्या बीचों बीच होता है ना, ठीक है। तो एक्सिस ये माना जाता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है इसका एक्सिस क्या है, ये तख्त है, ठीक है। तो तख्त इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द होल वर्ल्ड, ओके। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस मुंडी, यानी इसे ये क्या है, तख्त है, जहाँ पे राजा के बैठते हैं, दैट इज द सिंहासन। स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। अब एक और चीज नोटिस करना, अगर आप कुछ देख रहे हो कोई सीरियल या फिर इसके बारे में, तो अब एक चीज नोटिस करना, जो जितना ज्यादा पास बैठता है ना राजा के, वो उतना ज्यादा खास होता है, ठीक है। आप देखोगे जो नॉर्मल जो छोटे मोटे जो दरबारी है, जो उनके वो है, वो एकदम पीछे रहते हैं, ठीक है। एंड जो मेन है उनके नोबल्स मेन है, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट राजा के जो है वो कहाँ बैठते हैं, सामने। जो उनके एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये जो भी होते हैं, जो खास लोग होते हैं, जो एम्परर के खास लोग होते हैं, वो कहाँ पे बैठते हैं, राजा के पास बैठते हैं, ठीक है। अगर राजा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो ये तख्त है, एंड यहाँ पे दो जो है सिटिंग एरियाज है, तो यहाँ पे जो सामने सामने बैठेंगे, ठीक है, लोग जो यहाँ पे सामने सामने बैठेंगे, ये क्या होंगे, राजा के कुछ खास लोग होंगे, ओके। एंड जो पीछे बैठते हैं, जो पीछे रहते हैं, ये क्या होंगे, वो इतना ज़्यादा खास नहीं होंगे, वो आम होंगे, इतना ज़्यादा राजा के करीब नहीं होंगे।
थर्ड इज वंस द एम्पायर सैट ऑन द थ्रोन नो वन इज अलाउड टू मूव विदाउट हिज परमिशन। ये वाला जो पार्ट है देखो, इसमें क्या होता है ना कि अगर जैसे राजा आए, ठीक है, उनका स्वागत वगैरह हुआ, ओके, एंड वो जाके बैठे तख्त में, उन्होंने मतलब तख्त में जब वो बैठ जाएंगे तो सबको बैठना पड़ेगा, कोई वहां से हिल नहीं सकता, कोई वहां से जा नहीं सकता विदाउट परमिशन, ठीक है। एंड जब राजा तक दरबार खत्म हो जाएगा, जब राजा उठेंगे तो सबको उठना पड़ेगा। तो इट इज़ अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में टीचर आते हैं, हमारी क्लास में जब टीचर आते हैं तो जब एंटर होते हैं हम उठ के क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो वैसे ही राजा के उसमें होता था, दरबार में होता था, जब राजा आते थे सब उठ के उनके संबोधन करते थे, उनको वेलकम करते थे। जब राजा बैठ जाते थे उनको भी बैठना पड़ता था। एंड वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल था, इसलिए आप कहीं से भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते विदाउट परमिशन, ठीक है। तो वो एक डिसरेस्पेक्ट वाली बात हो जाती। तो ये सब कुछ रूल्स है, ठीक है। पहले हमने तख्त की बात की, उसके बाद हमने देखा जो सामने बैठता है, जो पीछे बैठता है, उनकी स्टेटस में फ़र्क आता है। उसके बाद राजा एक बार बैठ जाते हैं तो उसके बाद कोई भी खड़ा नहीं हो सकता विदाउट परमिशन, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन शोज द पर्सन स्टेटस। अब जो सैल्यूटेशन था, जब आप दरबार में आते हो, कोई भी आपकी डिमांड लेके, आप कोई भी आपको कुछ कहना होता है, जब आप दरबार में आते हो तो आपको सैल्यूट करना होता है राजा को, ठीक है। एंड उसमें भी स्टेटस झलकती है, बिकॉज काफ़ी टाइप्स ऑफ वो होता है, सैल्यूटेशन होता है। जैसे सिजदा जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन होता है, एकदम बैठ के सिर झुका के, ठीक है। फिर एक होता है चार तस्लीम, ज़मीन बोझ जो मतलब होता है किसिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो ये सब फॉर्म्स है आपके सैल्यूटेशन के। तो जैसे आप करोगे, जितना झुक के, जितना आप मतलब बैठ के, जितना झुक के आप करोगे, उससे ज़्यादा स्टेटस बढ़ेगा, ज़्यादा वो बढ़ेगा, ठीक है, उसकी ज़्यादा आप कह सकते हो वैल्यू है। तो उसमें सैल्यूटेशंस की भी जो है उसमें डिविजन्स थी, ओके। तो अगर मान लो कोई एम्बेसडर गया, ठीक है, तो उनको एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग करना होता था, एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग, जैसे बैठ के उसको करके, ठीक है, अच्छा वाला जो कि एक्सेप्टेबल हो। मतलब समझ रहे हो कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सैल्यूटेशन एंड उससे स्टेटस झलकती थी। तो अगर आप किसी कंट्री के एम्बेसडर होंगे, किसी राज्य के एम्बेसडर होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी ग्रीटिंग्स देनी पड़ेंगी जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि आपकी स्टेटस शो करे। तो आपको उतना ही बैठ के, झुक के राजा को जो सैल्यूट करना होता था। बाकी आम लोगों के लिए इतना वो सब नहीं था कि आपको ऐसे ही करना है, बट इससे एक स्टेटस झलकता था। उसके बाद देखो, अगर हम एक राजा की नॉर्मल डेली रूटीन देखें, वो सुबह से क्या करते थे, तो पहले तो वो सुबह उठ के अपनी जो भी रिलीजियस प्रेयर्स वगैरह है ये सब करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, झरोका दर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके डेली रूटीन का, झरोका दर्शन 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से करना। इंट्रोड्यूस बाय अकबर, इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था झरोका दर्शन के इस कॉन्सेप्ट को। झरोका दर्शन क्या है, झरोका मीन्स अ बैल्कनी, ठीक है। जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह क्या होते हैं, अपने बर्थडे पे या फिर कोई स्पेशल फेस्टिवल में, या फिर कभी कभी आके क्या करते हैं, अपने फैंस को जो है हाय हेलो ये सब बोलते हैं। वैसे ही जो एम्परर थे, जो राजा थे, उनके बैल्कनी के नीचे या झरोका के नीचे जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग आते थे, पीजन, सोल्जर्स, वेमेंस, बहुत डिफरेंट टाइप के लोग आते थे राजा को देखने के लिए। इसलिए राजा भी जो है, उनकी भी ड्यूटी होती थी झरोका दर्शन दे, लोगों को जाके अपनी दर्शन दे झरोखा से, ताकि लोग उनको और ज़्यादा माने, उनको मतलब उनकी जो ऑथोरिटी है, जो एक और वर्ड है, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रॉडन द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंपीरियल ऑथोरिटी। जो इंपीरियल ऑथोरिटी है लोगों में और बनी रहे, लोगों में उनका विश्वास जो है बना रहे, इस वजह से ये क्या करते थे, झरोका दर्शन करते थे। एंड इससे जो है लोग जो है और ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं एम्पेयर से कनेक्ट हो पाते थे, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग द इंपीरियल ऑथोरिटी। वो रोज़ अगर लोगों को जाके दर्शन देंगे तो लोग भी सोचेंगे कि हाँ, हमारे राजा जो है हमारे बारे में सोचते हैं, हमें दर्शन देते हैं, तो उससे एक फ़र्क पड़ता था। अब झरोका दर्शन के बाद वो कहा जाते थे दीवानी आम में, जो कि आम लोगों के लिए होता था, कॉमन पीपल के लिए होता था। स्टेट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर लिया, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते थे। एंड उसके 2 घंटे बाद वो जाते थे दीवानी खास। दीवानी खास जो है वो खास लोगों के लिए है, एकदम जो उनके एकदम खास जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, ठीक है, जो सीक्रेट्स होते हैं या फिर जो किसी से आप शेयर नहीं कर सकते, जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, टैक्स
को लेकर जो बातें होती है, टैक्स ऑफिशियल्स आते थे वहाँ पे, और जो भी बातें करनी है रिलेटेड टू द एम्पायर, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का काम जो है, जो मेन इम्पोर्टेंट खास काम होता था वो दीवानी खास में सुना जाता था। ओके, एंड जब कोई स्पेशल फेस्टिवल आता था, जैसे होली आ गया, ईद आ गया, नौरोज़ आ गया, किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो इन सब दिनों में जो है कैपिटल सिटी एकदम, या फिर मुगल कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सज उठता था वहाँ पे, बिकॉज कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे मुगल कोर्ट को बहुत ज़्यादा सजाया जाता था एंड इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। तो फेस्टिवल के टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बाजारें बैठती थी, ये सब होता था। ओके, सो दैट इज़ अ अलग माहौल होता था, अलग सीन होता था। ओके, सो दैट इज़ क्लियर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द मुगल कोर्ट। तो हमने पहले उनका देखा कि तख्त के बारे में, उसके बाद हमने देखा कि उनके पोजीशन के बारे में, उनके जो वो सैल्यूटेशन करते हैं उनके बारे में, एंड उनके जो राजा थे उनके डेली रूटीन के बारे में हमने देखा। झरोखा दर्शन से लेके दीवानी आम खास फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद है टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। अब टाइटल्स एंड गिफ्ट्स जो है ये मुगल एम्पायर के द्वारा लिया जाता था। डिफरेंट टाइटल्स, गिफ्ट्स दिए जाते थे, लिए जाते थे, ये सब होता था। ओके, एंड जो टाइटल्स है दो टाइम में इनको वो ले सकते थे। जैसे कभी उनकी विक्ट्री हो गई, ठीक है, वो जीत के आए, युद्ध में जीत के आए, तो तब टाइटल्स वगैरह मिलते थे। या फिर जब कोरोनेशन होता था, मीन्स जब क्राउनिंग होती थी, एक राजा जब बनते थे, क्राउनिंग होती थी, तब उनको जो है मिलता था टाइटल्स वगैरह। ओके, एंड इस टाइम में जो है उनके नाम का जो कॉइन्स वगैरह लिखे जाते थे, जैसे मुगल कॉइन्स जो होते थे, तो जब राजा बनेगा उनके नाम का जो कॉइन होता था, ये सब किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं हम टाइटल्स के बारे में। तो अब टाइटल्स देखो क्या होता था कि दो बेस पे दिया जाता था। एक तो मेरिट बेस, ठीक है, जैसे आप हाई मिनिस्टर हो गए, या फिर आप बहुत बड़े जो है नोबल्स है, कोटियर्स है, तो उन आपको मिलेंगे। ओके, जैसे एक टाइटल था असफ खान, एंड ये जो असफ खान टाइटल है ये कहाँ से आया है? ये सुलेमान के एक लेजेंडरी मिनिस्टर थे, तो उनके नाम से ये टाइटल आया है असफ खान। एंड असफ खान जो टाइटल है ये उनको दिया जाता था जो हाईएस्ट मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। सेकेंड है मिर्जा राजा। तो मिर्जा राजा जो टाइटल है ये औरंगजेब ने अपने दो हाईएस्ट नोबल्स को दिए थे, जय सिंह, जसवंत सिंह, तो उनको मिर्जा राजा का ये टाइटल मिला था। एंड दूसरा प्रोसेस क्या था जिससे आप टाइटल ले सकते हो, वो है पैसा, ठीक है, पेड, आप पैसे दो, आप टाइटल लो, ठीक है। जैसे एक मीर खान था, तो उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए दिए थे ताकि उनके नाम के सामने वो ए लेटर लग जाए, ठीक है, वो एक जैसे टाइटल ही हो गया। तो जब ए लेटर मिल गया तो उनका नाम क्या हो गया, मीर खान से अमीर खान हो गया, ठीक है, अमीर खान, ठीक है, एक्टर वाले अमीर खान ने उनके जो दरबार में थे। तो औरंगजेब ने 1 लाख रुपए लिए थे फॉर द टाइटल मीर खान से अमीर खान करने के लिए। ओके, अदर रिवर्स भी होते थे जैसे रोब ऑफ ऑनर, तो इसको खिलात भी बोला जाता है। आप ये मान सकते हो कि ये गारमेंट है, ये कपड़ा टाइप का है जिससे कि आपको रेस्पेक्ट या फिर ऑनर मिलता है। ओके, एक होता था सरापा। सरापा मीन्स हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो एक गारमेंट आता है, तो वो भी पहनाया जाता था। दिस इज द अदर रिवर्स सिस्टम। ओके, तो इसके अलावा जो है राजा भी जो है पैसे वगैरह देते थे अपने कोटियर्स को, कभी गोल्ड दे देते थे, खुश होके, मतलब जो है राजा के मतलब राजा जो अपने मनपसंद है वो दे देते थे, ठीक है। वो ये गिफ्ट जो है डिफर करता था। एंड कोई भी उनके दरबार में आया, मान लो कोई एम्बेसडर आया, उनको कोई डिप्लोमेटिक बातें करनी है, रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है एक जगह से दूसरी जगह में, तो ये सब के टाइम में क्या होता था ना, सभी को जो है गिफ्ट लेके आना पड़ता था राजा के लिए। एंड ये जो बहुत एक बड़ा सिंबल होता था ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट एंड ऑनर, तो गिफ्ट लेके आना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आपको सैल्यूटेशन तो करना होता था, उसके साथ गिफ्ट भी लेके आना होता था ना। अगर आप एम्बेसडर हो, आपको डिप्लोमेटिक बातें करनी, अगर आप कुछ हाई स्टेटस के हो, तो आपको हाई गिफ्ट्स भी लाने पड़ते थे, ठीक है। तो थॉमस रो जो है एक बार आए थे मुगल दरबार में, एंड वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए बिकॉज वो एक रिंग लाए थे जो 400 रुपए की थी। एंड बिकॉज ये इतना वैल्यूएबल रिंग नहीं है, इतना ज़्यादा पैसे वाला रिंग नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं है, इसलिए असफ खान ने उनको वो वापस दे दी थी। तो इस बात से उन्होंने
वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। एंड इस बात से आप ये समझ सकते हो कि उस टाइम में गिफ्ट्स की कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती थी। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। तो टाइटल्स जो है वो मेरिट के बेस में एंड पेड होते थे, 2 टाइप में आपको मिल सकते हैं टाइटल्स। सेकंड थिंग है गिफ्ट, जो राजा भी देते थे, साथ में अगर कोई दरबार में आता है तो राजा के लिए उनको गिफ्ट भी लाना पड़ता था। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द टाइटल्स एंड गिफ्ट। एंड इस पार्ट में इतना ही, जहाँ पे हमने मुगल कैपिटल्स पढ़े, कोर्ट पढ़े एंड टाइटल्स एंड गिफ्ट्स के बारे में पढ़े। इसके अगले पार्ट में हम अगले कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। सो विद दिस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।